हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और आज आप लोगों के बीच मैं फिर से उपस्थित हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पर। और देखिए, आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि देखिए, कल एक बच्चा हमारे व्हाट्सएप से जुड़ा और वो व्हाट्सएप पे जुड़कर बोला कि सर मैं 2021 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाला हूं और सर मुझे आप गाइड कीजिए और मुझे आप बताइए कि सर किस प्रकार से मैं तैयारी करूंगा, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ूंगा और किस टॉपिक से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। अगर आप हमें सर एक बार बता दें अपने वीडियो के माध्यम से तो मैं सर बिल्कुल समझ जाऊंगा और बहुत ही अच्छे से मैं तैयारी कर लूंगा। क्योंकि सर मैं आपके वीडियो को प्रतिदिन देखता हूं, आपका वीडियो मैं कभी मिस नहीं करता हूं और आपका समझाने का स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद पड़ता है और आप जो भी बात बताते हैं वो मुझे डायरेक्टली समझ में आ जाती है। इसलिए सर प्लीज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे लिए एक वीडियो जरूर बनाइए। तो देखिए, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं और उनके लिए ही नहीं, साथ में जो भी बोर्ड के एग्जाम कर रहे हैं, जिन्हें भी माने जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें 2021 के एग्जाम में परीक्षा देनी है, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जाने कि बिहार बोर्ड ने कौन सी बदलाव की है और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे आंसर देना है और कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। क्योंकि होता क्या है कि आप पढ़ने में बहुत ही तेज हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ते हैं, आप सारे टॉपिक को कवर करते हैं, लेकिन इन सभी के बजाय शायद आपको वो बात मालूम ना होती हो कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आती हो उस टॉपिक के बारे में आप लोग को शायद ध्यान ही नहीं जाता हो। तो मैं आज वो सारे बातों को बताऊंगा, अर्थात 11th एंड 12th क्लास 11th एंड 12th फॉर बीएससीबी बिहार बोर्ड के लिए। जी हां, ध्यान से देखिएगा, 11th एंड 12th, जो 11th एंड 12th क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी 11th एंड 12th में पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें 11th एंड 12th क्लास में इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ, इंग्लिश की तैयारी आप कैसे कीजिएगा कि आपका मार्क्स बहुत ही बेहतर हो। जैसे बहुत से लोगों का सपना होता है कि सर हम 100 में 98 लाना चाहते हैं, 100 में 99 लाना चाहते हैं, सर मैं 90 प्लस लाना चाहता हूं, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं एक अच्छे गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण बेचारे पिछड़ जाते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो को देखें और आप अपने जीवन में जरूर जान ले कि हमें किस चीज की तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पढ़नी है। क्योंकि बहुत से टीचर इंग्लिश के जो हैं वो क्या करते हैं कि जो टॉपिक नहीं भी पढ़ना है उस टॉपिक को भी 11th और 12th में जबरदस्ती पढ़ाते हैं और बच्चों पर माइंड पर प्रेशर बना देते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप लोगों को वो गलतफहमी दूर कर दूंगा और नीट एंड क्लीन चीज बताने वाला हूं कि 11th और 12th में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो मैं कहूंगा वो आप पढ़िए और जो मैं नहीं कहता हूं उसको एकदम छोड़ दीजिए। आपका रिजल्ट आपके साथ बेहतर बन के आएगा, इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज चर्चा करने वाला हूं 11th एंड 12th क्लास के इंग्लिश के बारे में कि 11th और 12th में इंग्लिश में क्या पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। जी हां, सबसे पहली बात जो कुछ लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, उनकी पहली गलतफहमी मैं दूर करना चाहूंगा। कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि इंग्लिश मेरा 150 मार्क्स का है, इंग्लिश मेरा 150 मार्क्स का है। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के 2021 में होने वाले एग्जाम में इंग्लिश केवल 100 मार्क्स का रहेगा। इस बात को आप लोग अब नोट कर लीजिए। 150 मार्क्स का जमाना खत्म हो गया है, 2020 में ही खत्म कर दिया। जी हां, अब केवल अंग्रेजी 100 मार्क्स का रह गया है। जो भी 11th एंड 12th क्लास में है
जो गलतफहमी में जी रहे हैं कि मेरा 150 मार्क्स इंग्लिश है, वो आप इस बात को भूल जाइए। आपका केवल अब 100 मार्क्स इंग्लिश होगा। कितना मार्क्स होगा? 100 मार्क्स। 50 मार्क्स सिलेबस हट गया है, वो अब नहीं रहा। 2021 में आपको केवल 100 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर हम एडमिशन के समय 150 मार्क्स लिए हैं, तो जी नहीं, आपका 100 मार्क्स इंग्लिश रहेगा और 100 मार्क्स का अब हिंदी होगा। इस बात को भी नोट कर लीजिए। तो जाननी है, पहली बात तो हम लोग जान गए कि 150 मार्क्स इंग्लिश अब रहा नहीं, अब केवल रह गया है 100 मार्क्स। तो इंग्लिश 100 मार्क्स, जी हाँ, इंग्लिश 100 मार्क्स की तैयारी कैसे कीजिएगा आप लोग, किस प्रकार से कीजिएगा कि आपका बेहतर तैयारी होगा। देखिए, ये जो इंग्लिश 100 मार्क्स है, ये फॉर आईएससी, आईए एंड आईकॉम। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। आपको पिछले क्लास की वीडियो में भी मैं बताया था कि 10th के बाद जो आप इंटरमीडिएट में पहुंचते हैं, वहां पे इंटर का 3 रूप देखने को मिलता है। कितने रूप? 3 रूप। कुछ लोग कहेंगे कि मैं आईएससी में हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं आईए में हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आईकॉम में हूं। ये तीनों का लेवल सेम है, बट सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। अगर कोई विद्यार्थी इंटरमीडिएट में साइंस से पढ़ता है, देखिए सेक्शन बढ़ता है, साइंस से पढ़ने वाले विद्यार्थी को आईएससी का विद्यार्थी कहा जाता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। अगर कोई आर्ट्स लेके बच्चा पढ़ता है तो उसे कहता है आईए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। अगर कोई कॉमर्स लेके पढ़ता है तो उन्हें कहता है आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। और जो मैं चर्चा करने वाला हूं इंग्लिश 100 नंबर का, और जो 11th एंड 12th क्लास का, वो आईएससी के लिए भी है, आईए के लिए भी है और आईकॉम के लिए भी है। ये तीनों क्लास के लिए मैं आज तीनों पार्ट का एक साथ मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि 11th में और 12th में, 11th 12th में जो इंग्लिश 100 मार्क्स आती है, चाहे वो बच्चा साइंस से पढ़ने वाला हो या आर्ट्स से पढ़ने वाला हो या कॉमर्स से पढ़ने वाला हो, तीनों संकाय के जो बच्चे हैं, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आज आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने 11th या 12th क्लास में इंग्लिश में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एकदम मैं शुरू से अंत तक वर्णन करूंगा, किस प्रकार से बोर्ड क्वेश्चन करते हैं, मैं एग्जांपल दे के यहां पर समझाने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको 11th 12th में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और ठीक उसी तरह से आप तैयारी कीजिए और देखिए आपके जीवन में जो आपके सपने हैं जरूर पूरे होंगे। टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि टॉपर कोई जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। जन्म से नहीं, कर्म से। कर्म कीजिए, टॉपर तो आपके पीछे आएगी। देखिए, लोग कहते थे ना कि कामयाबी की ओर बढ़ो, कामयाबी की ओर बढ़ो, सफलता झंक मार के आएगी। देखिए, मैं एक छोटा सा इस पे एक नया आविष्कार किया हूं। मैं आविष्कार ये कहा हूं, नींद के पीछे क्यों भागते हो, नींद के पीछे क्यों भागते हो, पढ़ाई के पीछे भागो, नींद तुम्हारे पीछे झंक मार के आएगी। सही बात है। आजकल आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठिएगा ना, तो नींद ऑलरेडी आता है, समझे। तो नींद के पीछे मत भागो, पढ़ाई के पीछे भागो, नींद ऑलरेडी झंक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। जी हाँ, यहां ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं आप लोगों को 11th एंड 12th क्लास। जी हाँ, ध्यान से देखिए, 11th एंड 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं, आईएससी या आईए या आईकॉम के, जी हाँ, ये तीनों संकाय के बच्चे ध्यान से देखेंगे कि 11th एंड 12th क्लास में आपको बता दे कि इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स का हो चुका है। जी हाँ, केवल 100 मार्क्स। अब इसमें 50 मार्क्स ऐड होने वाला नहीं है। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं 11th एंड 12th क्लास के इंग्लिश के बेहतरीन तैयारी करने के लिए, एक अच्छे मार्क्स को हासिल करने के लिए क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। जी हाँ, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैं सारे बातों का वर्णन आज की इस वीडियो में मैं करूंगा, अर्थात सिलेबस एंड पैटर्न।
नवीनतम लेटेस्ट जो एकदम नया आया है, जो न्यू है, जिसके अनुसार बोर्ड एग्जाम 2021 में परीक्षा आपसे लेगी, जी हाँ, उसी के बारे में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले याद रखिए कि जो भी 100 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है, इसे 2 वर्गों में तोड़ा गया है। कितने वर्गों में तोड़ा गया है? 2 वर्गों में। एक इसे तोड़ा गया है ऑब्जेक्टिव में। किसमें तोड़ा गया है? ऑब्जेक्टिव। और एक इसे तोड़ा गया है सब्जेक्टिव। जी हाँ, इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक ऑब्जेक्टिव पार्ट में तोड़ा गया है और दूसरा जो सेकंड जो है वो है सब्जेक्टिव पार्ट में। देखिए, सिलेबस एंड पैटर्न किसे कहते हैं, इसकी चर्चा मैं पहले ही अपने चैनल के वीडियो पे कर चुका हूं। आप मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड पैटर्न की ही चर्चा किया था। सिलेबस किसे कहते हैं और पैटर्न किसे कहते हैं, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये भी एक सिलेबस एंड पैटर्न ही है, लेकिन ये खास 11th एंड 12th के विद्यार्थियों के लिए है, जो 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेजी में बेहतर करना चाहते हैं। ये उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखे तो आप अपने 11th एंड 12th की तैयारी करने में शायद पिछड़ सकते हैं, इंग्लिश की तैयारी करने में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इंग्लिश में ना पिछड़ूं, तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें और समझ लें कि कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है और कितने मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। सारे बातों का मैं चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। देखिए, तो इंग्लिश 100 मार्क्स। इंग्लिश कितना मार्क्स? 100 मार्क्स। आपको इसके लिए 2 सेक्शन में बांटा रहेगा क्वेश्चन को, एक ऑब्जेक्टिव में, एक सब्जेक्टिव में, जिसके लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन को डील करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट समय आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 50 मार्क्स। जी हाँ, 50 अंकों की आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स जो आपको पूछे जाएंगे वो आपको सब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। लेकिन ये 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन की संख्या जो रहेगा वो 60 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जी हाँ, नंबरिंग से रहेगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको कंटिन्यू 60 तक रहेगा। 60 तक आपको प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 60 में से केवल आपको 50 ही बनानी है और बाकी आपको 10 छोड़ देना है। कोई बच्चे कहेंगे कि सर अगर मैं 60 का 60 बना दूं तो दिक्कत है। जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आपको वो 50 तक ही चेक करेगा। तो आप कहेंगे सर जो सही रहेगा 50 को वही ना चेक करेगा, आप बाकी 10 को छोड़ देगा। जी नहीं, वो 1 to 50 जाएगा, कंटिन्यू 1 से 50 तक के आपको चेक करेगा और 51 से 60 तक के क्वेश्चन को छोड़ देगा और इस तरह से आपको चेक करेगा। और बाकी ऊपर का आपका सही भी है तो उससे उसको मतलब नहीं है, बीच में गलती रहेगा तो वो गलती मानेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए आपको जो प्रश्न नहीं आएंगे आप बिल्कुल उसे छोड़ सकते हैं और 1 से 60 तक में आपको जो प्रश्न 50 को आ रहे हैं आप उन्हें ही केवल बनाइएगा। 50 से अगर आप 51 भी बना दिए तो वो चेक 50 ही करेगा। मतलब 1 से 50 तक नहीं, अगर मान लीजिए आप बनाए हैं 59 तक बना दिए हैं, 59 तक गए हैं, तो अगर मान लीजिए 59 तक आप बनाए हैं लेकिन आप टोटल 51 क्वेश्चन बना दिए हैं, तो वो 1 से नंबरिंग 50 नहीं करेगा, 1 से सोल्विंग 50 गिनेगा कि आपका सोल्विंग किया गया क्वेश्चन 1 से 50 कहां तक है। अगर उनका 1 से 50 58 पर पूरेगा तो 59 नंबर को जांच नहीं करेगा, 1 से 58 तक में जांच करेगा। जो गलती होगा गलती और सही होगा सही। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर इस बात को नहीं समझे हैं, और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में 60 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से केवल 50 मार्क्स अर्थात 50 क्वेश्चन ही आपको डील करना है, 10 क्वेश्चन छोड़ देना है। और इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। चलिए मैं दोनों को अलग अलग पार्ट में देख लेता हूं। पहले मैं ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर लूंगा और फिर मैं सब्जेक्टिव चर्चा करूंगा। तो इंग्लिश की जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा,
इंग्लिश में जो आपका जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, क्या पूछा जाएगा आपसे? ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपका कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे? 23 से 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन बनाना कितना है? तो आपको केवल 50 क्वेश्चन ही सोल्व करना है। आपको सोल्व कितना करना है? केवल 50 क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव को 2 वर्गों में तोड़ा है। जो आपका जो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसे 2 वर्ग में तोड़ा है। कौन कौन से वर्ग में? तो एक तोड़ा है ग्रामर वर्ग में। कौन वर्ग में? ग्रामर। और एक तोड़ा है आपको बुक में, किताब, जिसे हम लोग लिटरेचर भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केवल ग्रामर या केवल बुक से नहीं, दोनों से मिला करके पूछेगा। ग्रामर से भी पूछेगा और बुक से पूछेगा। अब ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और बुक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रामर में जो आपको पहला टॉपिक जानना है वो है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या होता है? तो इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है ए एंड और द के बारे में। ए एंड द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। आपको वहां फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और ए एंड द और नन दिया हुआ रहेगा या नो आर्टिकल, और आपको कहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन या चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, और इस तरह से आपको भरना रहेगा आर्टिकल। तो आर्टिकल आप तभी भर पाइएगा जब आपको ए एंड द के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होगा। इसलिए आप आर्टिकल को जरूर पढ़ें। इससे करीब करीब 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपको रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आप आर्टिकल नहीं पढ़े हैं तो इस टॉपिक को पढ़ लें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, जरूर इससे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। चलिए, सेकेंड नंबर आपको क्या पढ़ना है? तो सेकेंड नंबर आपको पढ़ना है आपको टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। अब जरा ध्यान से समझिएगा, टाइम एंड टेंस आप लोग सुनिए कि सोचिए कि ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं सर, टाइम एंड टेंस तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जी हाँ, दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताता हूं। टाइम एंड टेंस हिंदी पहचान नहीं पढ़ना है, इंग्लिश पहचान पढ़ना है। आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको ताते ती नहीं करना है, अब आपको इंग्लिश में पहचानना है। सेंटेंस ऐसे देगा कि ही डॉट 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 और मीट को करेगा ब्रैकेट और कहेगा यस्टरडे, यस्टरडे, और कहेगा नीचे में क्वेश्चन के बाद ऑप्शन ए में कि मीट, बी में कह देगा इज मीटिंग, इज मीटिंग, और सी में कह देगा मेट, और डी में कह देगा नन, और आपको कहेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। तो ये आपको सबसे पहले टेंस पहचानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेंस पहचानना पड़ेगा। और ये टेंस आप कैसे पहचानिएगा? तो ये टेंस आप तभी पहचान पाइएगा जब आप जो है टेंस का इंग्लिश पहचान पढ़िएगा। कौन पहचान? टेंस का इंग्लिश पहचान। तो इससे आपको जरूर क्वेश्चन आएंगे। और देखिए, बिहार बोर्ड फिक्स नहीं करता है। एक बार की मैं बता रहा हूं कि 2018 में टाइम एंड टेंस से 9 क्वेश्चन आया था। जी हाँ, 9 गो ऑब्जेक्टिव केवल टाइम एंड टेंस से आया था। जी हाँ, 2019 में टाइम एंड टेंस से 6 प्रश्न दिया, और 2020 के एग्जाम में टाइम एंड टेंस से दिया है आपको 7 क्वेश्चन। और देखिए 2021 में कितना क्वेश्चन देगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि टाइम एंड टेंस से 5 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 5 से ज्यादा। तो आप इसे जरूर याद कर लें, ठीक है। इस तरह से ऐसे मान दिया गया है कि ग्रामर से 30 मार्क्स का रहेगा और बुक से 20 मार्क्स का रहेगा। लेकिन क्वेश्चन की संख्या में बता दूं कि आपको ग्रामर से 36 क्वेश्चन रहेगा और बुक से 24 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 36 और 24 मिला के होते हैं 60 क्वेश्चन, लेकिन बनाने हैं आपको कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। चलिए, तो टाइम एंड टेंस। तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। आप लोग वॉइस के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव दोनों पढ़ना है। केवल एक्टिव से पैसिव नहीं, पैसिव से एक्टिव ही आपको पढ़ना है।
जी हाँ, अगर अभी तक आप वॉइस नहीं पढ़े हुए हैं तो जरूर पढ़ें। ऐसे मैं वॉइस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ना आपको टेंस पहचानना पड़ेगा ना ही सेंटेंस, आप केवल कहिएगा ना ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए, और आपको इतना कहने से वॉइस का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे जिस प्रकार का वॉइस से क्वेश्चन हो, एक्टिव से पैसिव भी बनेगा और पैसिव से एक्टिव बनेगा, केवल ये कहने से ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए। ये मेरा रिसर्च क्या हुआ सबसे जबरदस्त ट्रिक है। जी हाँ, और फोर्थ नंबर जो टॉपिक है वो है आपका नरेशन। क्या है? नरेशन। नरेशन जिसको हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं। नरेशन कहिए या स्पीच, नरेशन या स्पीच। देखिएगा, नरेशन या स्पीच जिसमें आप लोगों को पढ़ना है, नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए दोनों तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे नरेशन से। देखिए, वॉइस से 3 या 4 प्रश्न रहेंगे, नरेशन से भी 2 या 3 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, और किस प्रकार से रहेंगे मैं बता दिया हूं। एक्टिव दे करके आपको पैसिव कहेगा, सब वहां चुनने के लिए रहेगा, बनाना नहीं है, टोटल वहां पहले से बनाया हुआ रहेगा। आपको केवल ऑप्शन में चुन लेना है कि कौन सही बनाया हुआ है, क्वेश्चन आंसर सब रहेगा। तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। यहां देखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर जो है वो आपको यूज ऑफ मॉडल से प्रश्न रहेगा। यूज ऑफ मॉडल वर्ब। जी हाँ, मॉडल वर्ब दे देगा, यूज ऑफ मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब से प्रश्न दिए जाएंगे। आपको मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ना है। मॉडल वर्ब आपको पता होगा कि प्योर मॉडल वर्ब की संख्या है वो 10 है। जैसे टोटल मॉडल की संख्या 13 है, लेकिन उसे 2 पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है मॉडल में और एक सेमी मॉडल में। सेमी मॉडल में 3 गो होता है, आपको पता होगा, डेयर, यूज टू, नीड। और मॉडल की संख्या 10 गो है, जिसके लिए मैं एक ट्रिक दिया था, मार काट से वाज में आओ। मार काट से वाज में आओ। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। इस तरह से मैं बताया था 10 मॉडल वर्ब, और इन सब का पढ़ना है उपयोग कि मे का प्रयोग कहां करते हैं। जैसे बारी बारी से आप पढ़िएगा कि मे का प्रयोग अनुमति लेने में करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर, तो देखिए अनुमति लिए ना। मे आई टेक योर पेन, अनुमति लिए ना। तो इस तरह से आपको मे का 8-10 यूज पढ़ना है। इस तरह से बारी बारी से सभी का यूज जानना है, जो कि आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यूज ऑफ मॉडल वर्ब से। चलिए 6 नंबर जो है वो आपको पूछेगा फ्रेजल वर्ब। कौन है? फ्रेजल वर्ब। अब देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब में आपको क्या होता है, जैसे आप एलिफेंट, तो एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी होता है ना। तो इसी तरह से आपको फ्रेजल वर्ब जैसे मान रहे हैं ABC, तो ABC का मतलब क्या होता है? तो ABC का मतलब होता है शुरू करना। तो ABC आकर के नीचे में रहेगा स्टार्ट, एंड, फिनिश, नन। तो क्या होता है? स्टार्ट। तो इंग्लिश टू इंग्लिश आपको फ्रेजल वर्ब याद करना है। देखिए मैं बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक पर मैं वीडियो लाने वाला हूं। हर एक टॉपिक पर बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ, और जरूरत पड़ी तो मैं क्वेश्चन बैंक भी आपको वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन बैंक अभी नहीं, लाइव आने के बाद करवाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। अभी मैं लाइव नहीं आऊंगा, अभी आपको केवल ऑनलाइन अपलोड कर दे रहा हूं। आप ऑनलाइन होकर के आप उस वीडियो को देखिए और समझिए। जहां पर दिक्कत होता है आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कीजिए या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से व्हाट्सएप नंबर निकालिए और डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। जो समस्या है आप हमसे पूछिए। चलिए फ्रेजल वर्ब के बाद जो 7 नंबर पर है वो है आपका प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। जी हाँ, प्रीपोजिशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन में क्या पढ़ना है? तो प्रीपोजिशन में आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन का यूज।
जैसे एट, इन, विथ, फॉर, इस तरह टोटल 54 प्रीपोजिशन का यूज आप लोगों को मैं बताऊंगा इसमें, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, क्योंकि इससे आपको 3-4 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रीपोजिशन के यूज से। तो ये था आपका 7 नंबर। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर जो है वो है आपका कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, जी हाँ, वाक्य को जोड़ने के लिए पूछेगा। 2 वाक्य दे देंगे, 2 अलग अलग पार्ट में अलग अलग वाक्य रहेगा और दोनों वाक्य को जोड़ करके एक नया वाक्य का निर्माण करने के लिए रहेगा। जैसे आप वर्ड को देखिए, मैं एक राम देता हूं, एक राम वर्ड है, एक श्याम वर्ड है। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मैं जोड़ के कह सकता हूं ना राम एंड श्याम। तो उसी तरह से एक सेंटेंस देगा ही इज रिच और एक देगा आई एम पुअर, तो मैं कह सकता हूं दोनों को जोड़ करके आई एम पुअर बट ही इज रिच। देखिए दोनों जुट गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए आपको पूछेगा, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस के नाम से जानते हैं या कंबाइन सेंटेंस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद आपको जो है वो पूछेगा करेक्शन। क्या पूछेगा? करेक्शन ऑफ, जी हां, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस में क्या है? आपको सेंटेंस, वहां पर वाक्य दिए जाएंगे और वाक्य को दे करके आपको उसको करेक्ट वाक्य को पहचानने के लिए कहेगा कि सेंटेंस कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको वो पहचानने के लिए कहेगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सही सेंटेंस को पहचानने के लिए कहेगा। और फिर इसमें पढ़ना है आपको स्पेलिंग करेक्शन। जी हाँ, स्पेल्ड करेक्शन आपको देगा, स्पेल्ड करेक्शन। जी हाँ, इस पर भी ध्यान देना है, स्पेल्ड करेक्शन पर भी ध्यान देना है। अब देखिए स्पेल्ड करेक्शन क्या होता है, तो इसमें जो है आपको 4 स्पेलिंग दिए जाएंगे। जब वहां पे आप एग्जाम में जाइएगा तो 4 स्पेलिंग दिए जाएंगे और 4 स्पेलिंग दे करके आपसे कहेगा कि चारों में कौन सही है। जैसे गवर्नमेंट ही 4 गो स्पेलिंग दे देगा, गवर्नमेंट का 4 अलग अलग देगा स्पेलिंग, और सही स्पेलिंग वाला आपको पकड़ना है कि कौन सा सही है, समझे? तो स्पेलिंग करेक्शन रहेगा। और 11 नंबर में आप लोग याद रखिएगा, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन से पूछता है। मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। कुछ आपको जो है एक आध 2 क्वेश्चन जो है आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आपको सही पढ़ करके उसका अर्थ देने के लिए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन टाइप का उसका अर्थ निकलना चाहिए। इस तरह से आपको देगा। तो ये टोटल आप याद रखें कि आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ मॉडल, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, स्पेल्ड करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, टोटल 11 टॉपिक के बारे में आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब आपके माइंड में चला होगा कि सर हमारे पास सर 2-3 टॉपिक और भी बचा हुआ है, बता दीजिए एक बार, कि आप एक बार कम से कम कह दीजिए सर कि उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। जैसे सर सेंटेंस से प्रश्न नहीं पूछेगा सर, जी नहीं पूछेगा। सेंटेंस से प्रश्न नहीं पूछेगा। रिमूव टू से नहीं पूछेगा सर, जी नहीं पूछेगा। रिमूव टू से आपको बोर्ड एग्जाम 11th और 12th में नहीं पूछेगा। 11th में पूछ सकता है, 12th में एकदम नहीं। देखिए ये मेनली रूप से हम 12th के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 11th का कोई खास पैटर्न नहीं है और कोई खास सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं 12th की जो तैयारी बोर्ड एग्जाम के कर रहे हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। 11th में शायद ये दोनों पूछ दे। और भी टॉपिक है, कहेगा सर डिग्री से नहीं पूछेगा, डिग्री से नहीं पूछेगा सर, क्वेश्चन टैग नहीं पूछेगा। ये तो कहियो आज तक के 12th में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन टैग कभी 12th में पूछा ही नहीं है। आप 2009 से क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, कभी नहीं पूछा है क्वेश्चन टैग। हाँ, ये तीनों पहले पूछ चुका है, लेकिन 2015 के बाद इसको बैंड कर दिया।
डिग्री 2014 तक ही पूछा है, 15 में डिग्री पूछना बंद कर दिया। और रिमूव टू जो है और सेंटेंस जो है 17 तक ही पूछा है, 18 में आपको पैटर्न चेंज हुआ था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लागू हुआ और तब से ये नहीं पूछा है। अर्थात 12th के जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जिन्हें 2021 में एग्जाम देना है, आप इन टॉपिक को छोड़ दीजिए पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। एकदम मैं इसके लिए गारंटी दे रहा हूं कि ना आपको वहां सेंटेंस का क्वेश्चन दिखेगा, सेंटेंस में आपको देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस रहेगा, स्पेलिंग करेक्शन रहेगा, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस रहेगा, लेकिन सेंटेंस का मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है। जैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना, पिछले वीडियो में चर्चा किया था ना, तो उस तरह का क्वेश्चन आपको सेंटेंस से नहीं रहेगा। डिग्री, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। 11th क्लास में शायद पूछ दे, पर 12th में मैं 100% कह रहा हूं कि ये 4 टॉपिक से प्रश्न आपको नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए। आपको कौन कौन सा टॉपिक से आएगा, तो आर्टिकल, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ मॉडल, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग करेक्शन और मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। बीच में अगर कोई पैटर्न चेंज करता है बिहार बोर्ड, तो मैं उसके बारे में जानकारी आपको इस चैनल पे जरूर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना टॉपिक के बारे में जरूर अध्ययन करें और बहुत ही अच्छे प्रकार से अध्ययन करें। और हाँ, अगर आप ये 4 टॉपिक के अध्ययन किए हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कभी हर्जा नहीं करती है। आप इसे पढ़े हुए तो अच्छी बात है, क्योंकि बिहार बोर्ड इज अ टाइप ऑफ बौराहा बोर्ड अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार बिहार बोर्ड जो है वो बौराहा बोर्ड है। कब क्या पूछ देता है उसे खुद ही समझ में नहीं आता है। शायद अगर इधर से घुमा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जबरदस्ती है 4 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े हुए पहले से तो अच्छी बात है, थोड़ा और रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको ये सब बढ़िया से याद है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं बचा है, तो आप ये पढ़ लीजिए। लेकिन बहुत से टीचर करते क्या है कि पहले यही 4 टॉपिक को डील करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत बात है। आप पहले ये सब पढ़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सब है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको ऑब्जेक्टिव में ग्रामर से जो पूछेगा उसकी चर्चा मैं कर दिया हूं। आप लोग कॉपी निकाल करके आप इसे लिख ले वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं बुक्स की चर्चा में कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव में जो बुक से जो पूछे जाएंगे मैं अब उसकी चर्चा करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो है उसे 2 पार्ट में बांटा है। एक ग्रामर में बांट दिया है और एक इसको बांट दिया है किसमें, बुक में। तो बुक से जो 20 नंबर के आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे बुक से। पहला नंबर ध्यान सुनिएगा, आपको बुक में 3 सेक्शन पढ़ना है। आप किताब में देखिएगा, आपके पास किताब होगा, किताब का नाम है रेनबो पार्ट 2। आपको पढ़ना है 12th में रेनबो पार्ट 2, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किताब का भी नाम नहीं याद होता है। रेनबो क्या नाम है, रेनबो सेकेंड पार्ट। इस तरह से देखिएगा, आपके बुक का नाम है रेनबो सेकेंड। इस बुक में आप देखिएगा 3 सेक्शन दिया हुआ है, एक पोएट्री सेक्शन, एक प्रोज सेक्शन और एक है रीड, एंजॉय एंड थिंक। मैंने कि रीड, थिंक, रीड, मैंने क्या कहती है, रीड, थिंक एंड एंजॉय, पढ़ो, सोचो और आनंदित हो, इस तरह से। तो आपको पोएम सेक्शन है, स्टोरी सेक्शन है और एक वो एक्सटर्नल सेक्शन है जिसको हम एडिशनल भी कर सकते हैं। तो कविता से आपको क्वेश्चन रहेगा, अर्थात पोएम से। पोएम में आपको जो ऑब्जेक्टिव, मैं ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, कविता में कौन कौन सा चीज हमको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करना होगा। तो सबसे पहला बात आप लोग पोएम और पोएट का नाम याद कर लें। जी हाँ, पोएम और पोएट का नाम जो कि आपको पढ़ना है। जैसे पहला कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूं, जो लिखा गया है बहुत ही रोमांटिक पोएट, जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, कवि जॉन डन के द्वारा। किनके द्वारा, कवि जॉन डन, जिसमें कवि बहुत ही अच्छे तरह से अपने प्रेमिका को समझाते हैं, मनाते हैं, बहलाते हैं, कहते हैं कि हे प्रेमिका, हे प्रियतमा,
मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मुझे कोई दूसरा प्यार मेरे लिए इंतजार कर रहा है और तुमसे भी बेहतर प्यार करने वाला हमारे जीवन में कोई आ गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो केवल एक यात्रा पर जा रहा हूं। बहुत ही सुंदर कविता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत अच्छे तरह से आप लोग पढ़िएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को उस कविता के बारे में। अपने इसी चैनल पे लिटरेचर की मैं चर्चा करूंगा, एक एक पार्ट की मैं चर्चा करूंगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए पहले याद कर ले पोएम और पोएट का नाम। जैसे स्वीटेस्ट लव के पोएट कौन है, तो जॉर्डन है। इस तरह से आपको याद करना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कौन है और टू ऑटम के कौन है। इस तरह से याद कर ले। अगर आपको पोएम और पोएट के नाम नहीं याद होता है, रटते हैं या भूल जाते हैं, तो वेट कीजिए, कुछ ही दिनों के बाद मैं एक धाकर ट्रिक देने वाला हूं, जबरदस्त ट्रिक। एक ट्रिक पे आपको जो 10 गो पोएम पढ़ना है, टोटल आपको 10 पोएम पढ़ना है, 10 पोएम आपको मुंह पर याद हो जाएगा। कोई भी पूछेगा ना कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम के कवि कौन है, एकदम कहिए कि जॉर्डन है और 100% याद रखिएगा। और आज नहीं, केवल बोर्ड एग्जाम तक नहीं, मरते दम तक आप याद रखिएगा कि कवि के कौन से कविता के कौन कवि हैं। बहुत ही सुंदर कहानी मैं सुनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। फिलहाल समझिए, पोएम और पोएट नेम आपको याद करना है। सेकेंड नंबर आपको याद करना है पोएम का लाइंस। जो पोएम की जो पंक्ति होती है, वो पंक्ति उठा के देता है बोर्ड एग्जाम में और लाइन देके कहता है कि इस लाइन के लेखक कौन है, इस लाइन के कवि कौन है। या आपसे पूछेगा यह लाइन कौन से कविता का है, समझे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे पोएम लाइन से। तो पोएम पोएट नेम याद करना है और पोएम का लाइंस कौन कविता का है, इसे आपको दिमाग में सेट करना है, रटना नहीं है। जब आप पढ़ते होंगे एक्सप्लेनेशन तो आपको सर बताते होंगे ना कौन लाइन का हिंदी क्या है से, तो उस हिंदी को जब आप याद कर लेते हैं तो उससे आपको कविता याद रहेगा कि कौन कविता में ये लाइन पढ़े थे, और जौन कविता में आप पढ़े होंगे उस कविता के जो कवि होंगे वही तो वो लाइन के लेखक माने जाएंगे। इस तरह से याद रखिएगा। थर्ड नंबर आपको याद करना है पोएम के पोएट का बायोग्राफी एंड पोएम का थीम्स। जी हाँ, पोएम का थीम्स। पोएट के बायोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, माने कवि के जीवनी से, माने कवि का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे कोई भी अगर कवि हैं तो उनका जन्म हुआ होगा, मरण हुआ होगा, वो जीवन में किसी न किसी चीज के लिए फेमस होंगे। तो इस तरह से जैसे जॉर्डन को देखिए मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ये जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इनको बिना डिग्री कारण छोड़ दिया गया, मतलब बिना डिग्री कारण इनको छोड़ना पड़ा था। इस तरह की बात आपको पूछेगा एग्जाम में, आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से इंग्लिश पोएट कौन है। तो देखिए, इंग्लिश पोएट वे नहीं होते हैं जो इंग्लिश कविता लिखते हैं, बात दिमाग में रखिएगा। इंग्लिश पोएट वे नहीं होते हैं जो इंग्लिश के कविता लिखते हैं। इंग्लिश पोएट वे होते हैं जो इंग्लैंड में जन्म होते हैं, इंग्लैंड से निवास करते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उन्हें इंग्लिश पोएट कहा जाता है। जैसे बहुत से टीचर कहते हैं कि मैं इंग्लिश टीचर हूं, जी नहीं, इंग्लिश टीचर वे होते हैं जो इंग्लैंड के होते हैं। अगर कोई दूसरे देश के अगर टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वे इंग्लिश टीचर नहीं, टीचर ऑफ इंग्लिश कहेंगे। जैसे अगर कोई टीचर कहते हैं कि आई एम इंग्लिश टीचर, गलत है, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश 100% सही है, समझे। तो इस तरह के बात पर ध्यान दिया कीजिएगा। तो देखिए, पोएट बायोग्राफी एंड पोएम थीम्स। चलिए, ये था पोएम से। दूसरा आपको है स्टोरी। तो स्टोरी से प्रश्न कैसे आएंगे, स्टोरी में क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें भी पहला नंबर आपको स्टोरी का नाम और उसका ऑथर का नाम आपको याद करना है। जैसे देखिएगा, सबसे पहला नंबर हमें स्टोरी जो पढ़ना है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, जो कि महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है, जिन्हें हम लोग नेशनल फादर भी कहते हैं, अर्थात नेशनल फादर भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग को याद करना है कहानी और लेखक के नाम, जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछे जाएंगे। चलिए, सेकेंड नंबर में आपको क्या है, तो स्टोरी और ऑथर अगर आप याद कर लेते हैं तो सेकेंड पार्ट आप लोग को याद करना है। इसमें स्टोरी का लाइन से क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा, स्टोरी का पंक्ति दे देगा और कहेगा कि इस पंक्ति के लेखक कौन है, या इस पंक्ति के मतलब इस पंक्ति जो है कौन सी कहानी का है। और थर्ड नंबर जो आपको याद करना है वो है ऑथर का, जो लेखक जो होंगे ना,
ऑथर का बायोग्राफी एंड स्टोरी जो आप पढ़िएगा उसका थीम्स याद करना है। थीम्स मतलब होता है विषय, जैसे कोई कहानी है, जो कहानी है, कोई भाषण है, कोई निबंध है, कोई ड्रामा है, इस तरह से आपको टोटल 11 कहानी पढ़ना है जिसमें अलग अलग सब पार्ट है। कुछ उसमें से स्पीच है, जैसे देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में बोले तो वो एक एस्से है। क्या है? एस्से है, निबंध दिया गया है। भारत इज माई होम जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ये ना स्टोरी है, ना एस्से है, ना ड्रामा है, ये जो है एक स्पीच है। क्या है? स्पीच। इसी तरह से देखिएगा आपको पढ़ना है अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। उसी तरह से पढ़ना आई हैव अ ड्रीम जो कि एक स्पीच है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन क्या है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इस तरह से कहेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डॉट डॉट डॉट, नीचे में रहेगा एसे, स्टोरी, स्पीच और रहेगा ड्रामा। तो जो रहेगा उसको आपको याद करने रहना है, और जब याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से, और इसका एक अलग सेक्शन जो मैं बताया हूं वो क्या है, तब वो है हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अब इससे क्या है, तो अंग्रेजी का इतिहास। जी हाँ, जैसे आप लोग को याद रखना है कि अंग्रेजी के जनक कौन है, इंग्लिश ड्रामा के जनक कौन है, इंग्लिश पोएट्री के जनक कौन है, इंग्लिश नोवेल के जनक कौन है, इंग्लिश में जो भी मैंने जनक हैं, इस सब बातों को याद रखना है। साथ ही मॉडर्न इंग्लिश कब से कब बीच में चला। इंग्लिश अब तक देखिए 3 बार बटा है। ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, देखिए ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो सबका एज है, आपसे पूछ देगा कि जो सारी 1100 मतलब 1100, 1150 इंग्लिश जो है उसे कहा जा सकता है। तो आपको 1150 इंग्लिश को क्या कहता है? ओल्ड इंग्लिश की, मिडिल इंग्लिश की, मॉडर्न इंग्लिश, तो उसे कहते हैं हम लोग मिडिल इंग्लिश। तो इस तरह से सबका एज था, कितने से कितने एज के बीच ओल्ड इंग्लिश रहा, कितने से कितने एज के बीच मिडिल रहा और कितने से कितने के बीच मॉडर्न रहा। तो ये सबसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ऑब्जेक्टिव में ग्रामर से क्या आएगा और बुक से क्या आएगा मैं चर्चा कर दिया हूं। अब चलिए मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा और जल्द से मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी मैं चर्चा कर देता हूं कि सब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछे जाएंगे। जी हां, ध्यान से देख लीजिएगा सब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछे जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से देखिएगा। जैसे देखिए, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बताने वाला हूं अब सब्जेक्टिव के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो कि 50 मार्क्स के आपको इससे भी पूछे जाएंगे। इसे भी 2 वर्ग में तोड़ा गया है। कितने वर्ग में? 2 वर्ग में। एक ग्रामर में तोड़ा गया है और एक आपको बुक में तोड़ा गया है। देखिए इससे जो है ग्रामर से 25 नंबर रहेगा और बुक से 25 नंबर रहेगा। सब्जेक्टिव का मतलब कि लिखने वाला, आपको लिखना है। अभी हम लोग पढ़े जो ऑब्जेक्टिव के बारे में समझे, तो आप लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव ग्रामर किस किस टॉपिक से आएगा और ऑब्जेक्टिव में बुक कैसे पूछेगा। चलिए मैं बताता हूं ग्रामर में जो 25 नंबर के जो पूछेंगे उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला नंबर, जी हाँ, ग्रामर का जो सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो कौन सा है? आपको पढ़ना है एसे। एसे आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है। जी हाँ, 11th एंड 12th के एग्जाम में देखिएगा एसे लिखने के रहेगा जो कि 8 मार्क्स मतलब 8 मार्क्स के रहेंगे, 8 नंबर का रहेगा। जी हाँ, जिसके लिए 4 या 5 ऑप्शन रहेगा पर केवल एक एसे को आपको लिखना रहेगा। एसे सेकंड में जो आएगा, देखिएगा मैं अंत में पूरे बातों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट जो बटा हुआ था, अंत में एक बार सजा दूंगा बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से, जिसे आप कॉपी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए एसे, उसके बाद जो आपको आएगा एसे के बाद वो है लेटर, लेटर एंड एप्लीकेशन, लेटर एंड एप्लीकेशन। देखिए या तो आपको लेटर लिखना है, या तो लेटर या एप्लीकेशन, दोनों नहीं लिखना है, केवल एक लिखना है और वो भी कितने मार्क्स का आएगा? तो 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। आप लेटर बनाइए चाहे तो आप एप्लीकेशन बनाइए।
इस तरह से आगे जो है वो है एक पैसेज, क्या आएगा, पैसेज एंड प्रेसिस। देखिए पैसेज एंड प्रेसिस में चाहे तो आप पैसेज बनाइए चाहे तो आप प्रेसिस बनाइए, दोनों नहीं बनाना है, केवल पैसेज या प्रेसिस। ये 4 मार्क्स के 4 मार्क्स से पूछ जाएंगे, चाहे तो आप पैसेज बना दीजिए या तो आप प्रेसिस बना दीजिए। देखिए इस तरह से जो 4th मार्क्स में जो है वो है आपका ट्रांसलेशन। जी हाँ, आपसे ट्रांसलेशन भी पूछा जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ट्रांसलेशन नहीं बनाइएगा। ट्रांसलेशन के बदले में देखिएगा किताब वाला वो सेक्शन रहेगा मैचिंग। जी हाँ, मैचिंग रहता है, कविता और कवि का नाम दे देगा और मैचिंग करने के लिए कहेगा। मैं तो कहता हूं कि केवल आप लोग मैचिंग बनाइएगा। ट्रांसलेशन आप कितना भी सही बनाइएगा तो हो सकता है कि आर्टिकल आप लगाना भूल जाए, ए एंड द लगाना ही भूल जाए, तो ग्रामेटिकली आप गलती बना सकते हैं, लेकिन मैचिंग में क्या है, ग्रामेटिकली कुछ नहीं है। बस याद कर लेना है कि स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो जॉर्डन, और आ गया तो मारेंगे जॉर्डन, कोई ग्रामर के नियम नहीं काम करेगा, उसमें कुछ लगाना ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन के बदले में आप लोग मैचिंग बनाइएगा। तो इस तरह देखिए आपको जो है सब्जेक्टिव ग्रामर में क्या क्या है, तो एसे क्या है, एसे है, लेटर एंड एप्लीकेशन है, पैसेज एंड प्रेसिस है और ट्रांसलेशन, और साथ ही में यहां पर एक पढ़ लेना है शॉर्ट नोट्स। क्या पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स। अब कहिए सर ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है, तो शॉर्ट नोट्स आपको देगा अंग्रेजी के बारे में लिखने के लिए कि बताइए अंग्रेजी भारत की दूसरी भाषा कैसे है, या अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा कैसे कही जा सकती है। तो इस तरह से आपको आएंगे शॉर्ट नोट्स। तो ये था पूरा ग्रामर का सब्जेक्टिव पोर्शन। अब मैं चर्चा करता हूं बुक का। चलिए देखिए बुक में सबसे पहले जो सब्जेक्टिव में आएगा वो आएगा पोएम और पोएट मैचिंग। जी हाँ, पोएम एंड पोएट मैचिंग। पोएम का नाम पोएट का नाम दे देगा और मैचिंग करने के लिए मिलाने के लिए कहेगा। जी हाँ, दूसरा नंबर जो आएगा पोएम और पोएट मैचिंग के बाद जो दूसरा नंबर जो पूछेगा वो इसमें आपसे पूछेगा पोएम का समरी पूछेगा। क्या पूछेगा, पोएम का समरी, मतलब पोएम का सारांश लिखने के लिए। तीसरा जो पूछता है वो आपसे पूछेगा स्टोरी समरी, स्टोरी का समरी, स्टोरी का सारांश। देखिए ये दोनों में से कोई एक ही लिखना है, चाहे तो आप पोएम का समरी लिखिए चाहे तो स्टोरी के समरी। पोएम के समरी के लिए 10 कविता में से 2 कविता ऑप्शन में रहेगा, कोई एक ऊपर समरी लिख दीजिए। अगर आप पोएम का समरी बना लिए हैं तो स्टोरी का समरी लिखने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे होते हैं जो पोएम के भी समरी लिख देंगे और स्टोरी का भी समरी लिख देंगे, जो गलत है। आपको दोनों में से किसी एक का ही समरी लिखना है। फोर्थ नंबर में जो इसमें आएगा वो आपको पूछेगा लाइन्स एक्सप्लेन, लाइन्स एक्सप्लेनेशन। लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा, जिसमें कविता का लाइन रहेगा, कहानी का लाइन रहेगा। आपको टोटल 6 लाइन्स दिया हुआ रहेगा, माने 6 के अंदर 6 नहीं 12 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन में 2 या 3 लाइन रहेगा। उस लाइन को इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है, समझे। तो इस तरह से आपको ये 8 मार्क्स के आपको लाइन एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जिसमें कविता सेक्शन से भी रहेगा और कहानी सेक्शन से भी रहेगा। दोनों सेक्शन से आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आपको लाइन को एक्सप्लेन करना है। और इसमें एक सेक्शन जो है वो है आपका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एंड देयर आंसर। तो क्वेश्चन और आंसर के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से ये है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। कौन पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट में ग्रामर इधर है और देखिए बुक इधर है। ग्रामर में एसे, लेटर एंड एप्लीकेशन, पैसेज एंड प्रेसिस, ट्रांसलेशन, शॉर्ट नोट्स, इतना है। और बुक में पोएम एंड पोएट मैचिंग, पोएम समरी, स्टोरी समरी, लाइन्स एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड देयर आंसर। तो इस तरह से आपको इतना जो है क्या कर लेना है, समझ करके पढ़ लेना है। ऐसे में बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक का चर्चा करूंगा। पोएम में जो 10 पोएम है, मैं 10 पोएम का भी मैं चर्चा बारी बारी से करूंगा। स्वीटेस्ट लव के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और मैं उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, मैं सारे बातों का मैं चर्चा अपने इस चैनल पे करूंगा।
टोटल एक सीरीज के माध्यम से मैं चलाने वाला हूं जो 11th एंड 12th वालों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस तरह से आप देखें कि इंग्लिश को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक ऑब्जेक्टिव में एक सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना था मैं ग्रामर में बताया कि ग्रामर में देखिए इतना टॉपिक है और बुक में कितना टॉपिक था वो सारा मैं बताया किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही सब्जेक्टिव को भी 2 वर्ग में बांटा गया, ग्रामर में और बुक में। देखिए कैसे कैसे पूछेगा मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुका हूं। और इस तरह से आप इन सारे चीजों जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं आप लोग इसे कॉपी पर लिख ले और कॉपी पर लिख करके आप उसका अभ्यास करें, याद करने की कोशिश करें और याद जरूर करें। और इसी गाइडलाइन के माध्यम से मैं जितना टॉपिक बताया हूं उन सारे टॉपिक पे आप बढ़िया से एकदम पकड़ बनाइए, मजबूती के साथ अध्ययन कीजिए और तब जाके जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डील करने के लिए बैठिएगा तो कहिएगा कि नहीं सर, सोनू सर जो बताएं एकदम वही क्वेश्चन था, उतना ही टॉपिक से पूछा गया था। यहां तक कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी चैनल पे उपस्थित रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास चैनल के बारे में शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और जहां पर भी दिक्कत होती है कमेंट करें और आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को बताएं। Thanks for watching my video and follow me on YouTube.